Recording in progress. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स वर्ल्ड। हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स के करने का मोटिव क्या है, पर्पस क्या है कि बच्चों के अंदर न्यूमेरिकल्स के रिगार्डिंग इनसाइट डेवलप करना। एनसीईआरटी को हम लोग अदरवाइज मान के चलते हैं, लेकिन ये एनसीईआरटी की इतनी बढ़िया किताब है जो कि आपके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह डेवलप कर देगी। तो हम यहाँ नॉर्मल क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन सब करके चलेंगे, क्योंकि एडिशनल क्वेश्चन केवल उन बच्चों के लिए होते हैं जो वाकई में कुछ करना चाहते हैं आगे साइंस के फील्ड में। इसलिए हम एनसीईआरटी के नॉर्मल क्वेश्चन के साथ साथ में हम लोग एडिशनल क्वेश्चन को भी करके चलेंगे। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स का चैप्टर नंबर 1, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और ध्यान रखिए कि एनसीईआरटी चाहे हिंदी मीडियम की हो या इंग्लिश मीडियम की हो, उस बात का कोई मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट सब जगह वही है। तो इसलिए चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, स्टेट बोर्ड के हों या किसी सीबीएसई के बच्चे हों, तो हम आसानी से उनको हम कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल्स के साथ में। देखिए, धीरे धीरे करके आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। एकदम तो कोई चीज संभव नहीं होती है, लेकिन हम धीरे धीरे करके चलेंगे। बहुत क्वेश्चन जो टिपिकल क्वेश्चन है उनको भी आसान करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 जो हमने आपको बताया कि चैप्टर नंबर 1 है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें हम क्वेश्चंस करके चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है इसके बारे में आप देखें। क्वेश्चन आपके पास एनसीईआरटी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास एनसीईआरटी बुक नहीं होगी आप उसको कैसे करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो आवेश हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करेंगे। एक आवेश हमारा ये हो गया, एक आवेश ये हो गया। इनके बीच की दूरी दे रखी है 30 सेंटीमीटर। तो हमने लिखा है स्मॉल आर की वैल्यू 30 सेंटीमीटर। इट विल बी 30 into 10⁻⁻2 मीटर। यहां पर आपको जितने भी क्वेश्चंस करने हैं वो सभी के सभी में यूनिट जो होनी चाहिए वो एसआई सिस्टम के अंदर यूनिट होनी चाहिए। आगे चलते हैं, क्या कहता है, आवेशित गोलों पर 2 into 10⁻⁻7 कूलम एंड 3 into 10⁻�7 कूलम आवेश है। 2 into 10⁻⁻7 कूलम, 3 into 10⁻⁻7 कूलम। तो हम लिख सकते हैं Q1 is equal to 2 into 10⁻⁻7 कूलम and Q2 is equal to 3 into 10⁻⁻7 कूलम। आवेश आपको दिए हुए हैं, उनके बीच कितना बल होगा। बल की बात करता है, यानी फोर्स कितना होगा, इसके बारे में हमें जिक्र करना है। पहली बात देखिए कि आवेश के बीच लगने वाला बल उन दोनों की नेचर पर डिपेंड करता है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं, तो लगने वाला बल प्रतिकर्षण का होगा, यानी रिपल्सिव फोर्स होगी। और अगर दोनों अपोजिट नेचर के हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ऐसी कंडीशन के अंदर लगने वाला बल आकर्षण का होगा। आकर्षण मींस अट्रैक्शन फोर्स होगी। चलिए हम चलते हैं, लेकिन इसमें कोई नेचर नहीं दे रखी है, तो सिंपल नॉर्मली फॉर्मूला से निकालेंगे। तो F is equal to 1/4πε0, मीडियम इज एयर। Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 9 to 10⁹, 2 into 10⁻⁻7, 3 into 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय, इसको लिख सकते हैं 30 into 10⁻⁻2, 30 into 10⁻⁻2। हमने दो बार स्क्वायर ना लिख करके इसको हमने दो बार रिपीट कर दिया। अब क्या करते हैं, सबसे पहले पावर्स का एडजस्टमेंट देखते हैं। देखिए, दोनों जीरो से ये दोनों पावर कैंसिल हो गई है, माइनस वाली 2 माइनस की है नीचे, ऊपर जाएंगी प्लस की हो जाएगी 11। 9 into 3 3 जा 9, ये भी कैंसिल हो गया, यहां से हटा दिया हमने। 2 3 जा 6, 10 स्क्वायर देखिए
2 ऊपर गई 11 हो गई और 14 पावर ये हो गई, तो 6 × 10⁻³ कितना आपका न्यूटन की फोर्स डेवलप हुई है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से करके चलेंगे। एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के अंदर हम एडिशनल के नॉर्मल क्वेश्चन के साथ साथ एडिशनल क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करते हैं। चलिए इसको आप नोट कर सकते हैं। अब हम इसके बाद में हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, आप देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, न्यूमेरिकल्स को आप टिपिकल मत मान के चलें, आसान होता है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन कहता है 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल कार्य करता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो, तो एक का आवेश दे रखा है Q1 = 0.4 माइक्रोकूलम और Q2 = 0.8 माइक्रोकूलम। फोर्स दे रखी है आपको, कितनी फोर्स है, फोर्स दे रखी है 0.2 न्यूटन की फोर्स दे रखी है। तो पहले तो आपको यह बताना है कि दोनों गोलों के बीच की दूरी क्या होगी, और क्वेश्चन को करने से पहले ध्यान रखिए माइक्रो को आपको चेंज करना पड़ेगा। माइक्रो को क्या चेंज करते हैं, 0.4 10⁻⁻6 कूलम, और लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁷ कूलम। सिमिलर वे में लिखेंगे 8 × 10⁻⁷ कूलम। हमारे पास फोर्स भी है, हमारे पास चार्जेस भी हैं, आवेश भी हैं, तो हम क्या लिखेंगे, F = 9 × 10⁹ Q1 Q2 upon R²। we have to calculate R²। R² is equal to 9 × 10⁹ Q1 Q2 divided by F। रखिए वैल्यू 9 × 10⁹ 4 × 10⁻⁷, 8 × 10⁻⁷, डिवाइडेड बाय फोर्स कितनी दे रखी है, 0.2 न्यूटन की। सबसे पहला काम हमारा वही है, पावर्स का एडजस्टमेंट का। यहां हटाया, इसको 10 कर लिया, 4 कर लिया, 9 × 16 4 16 मल्टीप्लाइड पर 10⁻, देखिए आप कितनी हो जाएगी, 9 यहां है, 1 यहां, 10 हो गई, 7 7 14, 10 पॉजिटिव हो गई, 10⁻⁻14 इसकी हो गई है, 9 × 16 × 10⁻⁻8 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ R²। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट कंसीडर करते हैं। स्क्वायर रूट क्या होगा, R = 3 × 4 × 10⁻², 12 × 10⁻², मीटर में आ गया। और अगर आप इसे आगे चेंज करना चाहते हैं तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, R = लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट में हमने क्या कैलकुलेट किया, डिस्टेंस कैलकुलेट की, दूरी कैलकुलेट की। सेकंड पार्ट में ये क्या कहना चाहता है, देखिए सेकंड पार्ट भी आसान है। सेकंड पार्ट में कहना चाहता है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। अब इस बात को कैसे डिसाइड करें कि पहले गोले पर दूसरे गोले के कारण लगने वाला बल कितना, 0.2 न्यूटन है, तो दूसरे गोले में पहले के कारण बल कितना लगेगा, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण बल बराबर होगा 0.2 न्यूटन, क्योंकि बल एक पारस्परिक क्रिया है जो कि एक वस्तु, जब तक दो वस्तुएं नहीं होंगी जब तक बल नहीं लगेगा। जितना बल एक वस्तु दूसरे पर लगाती है उतना ही दूसरी वस्तु पहले के ऊपर बल लगाती है। तो इसलिए हमारी जो वैल्यू होगी
वो सेम होगी, उसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। आसानी से आप कर सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं है, लेकिन करना आपको पड़ेगा, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, वो भी टिपिकल नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड ध्यान दीजिए कि जांच कीजिए और चेक करिए कि के ई स्क्वायर डिवाइड बाय जी एम ई एम पी विमाहीन है, डायमेंशनलेस है। भौतिक स्थिरांकों का मान ज्ञात करके अनुपात ज्ञात करिए। यह अनुपात क्या बताता है, ये हमें बताना है। तो हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें करना है चेक के ई स्क्वायर डिवाइड बाय जी एम ई एम पी। एम मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एनपी मीन्स मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो आपको ये पता है कि जी का जब भी इस्तेमाल होता है तो हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ हम चलते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि इज इक्वल टू, अगर हम ऐसे करें के ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर डिवाइड बाय के जी एम ई एम पी डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो हमने क्या किया, हमने आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई, आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, और हम कह सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। This is the formula of electric force and this is the formula of gravitational force. आपको ये पता है कि फोर्स, जब हम किसी भी समान राशि का और सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो लेते हैं, इट विल ऑलवेज बी ए डायमेंशनलेस। वो हमेशा कैसी होती है, विमाहीन होती है। तो क्या कहते हैं, यहां अनुपात बलों का है, अतः यह विमाहीन है। ये हमने पहले पार्ट की बात हमने इसके अंदर दोहरा दी। अब स्थिरांकों के मान की बात करता है, जो वैल्यूज की बात ये कहता है कि उसका हमें यूज करना है और हमें क्या करनी है, वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या लेके चलते हैं कि के की वैल्यू होगी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमारा 1/4πε0 के इक्वल है। E यानी 1.6 × 10⁻⁹ कूलम इलेक्ट्रॉन का आवेश हो या प्रोटॉन का आवेश हो, बराबर होता है। साथ में Me की वैल्यू क्या है, 9.1 × 10⁻31 kg, और MP की वैल्यू है 1.66 × 10⁻27 kg। बाकी तो इसके, और G की वैल्यू तो आपको पता ही है, G की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हमारी 11 से आती है, जिसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, या गुरुत्वाकर्षण नियतांक की हम बात करते हैं। तो जब हम इन वैल्यूज को यहां रखेंगे, कहां, के ई स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल जी एम ई एम पी में वैल्यू रखी जाएंगी, तो कितनी हो जाएगी, 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई 1.6 × 10⁻19 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6.67 × 10⁻11 और 9.1 × 10⁻31 और 1.66 × 10⁻27। ये वैल्यूज रखती हैं। तो इन सबको कैलकुलेट करने के बाद 2.29 10⁻39 हम आया, और इसको हम क्या दे सकते हैं, दिस इज Fe डिवाइड बाय Fg। तो अनुपात क्या बताता है, अनुपात ये बताता है, यह अनुपात वैद्युत वेग गुरुत्वीय बलों का है। और साथ में क्या बताता है, साथ में बताता है, अगर मैं ऐसे लिखते हैं
Fe is equal to 2.29 10 स्क्वायर 39 Fg लिख दें। तो हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 10 की घात 39 या 39 गुना बड़ा है। कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 10⁻39 गुना अधिक है। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे पार्ट्स में इसको क्वेश्चन करके चलेंगे। बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, आप देखिए कितनी आसानी से हमने कर लिया। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इस तरीके की कैलकुलेशन को अगर आप नॉर्मली हाथ से करते हैं तो आपका ये प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग होगा। अगर आपको टाइम बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल का यूज करना सीखना पड़ेगा, जो कि बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को मात्र 2 मिनट के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। जो कैलकुलेशन आपकी, इस कैलकुलेशन को एटलीस्ट आप 15 मिनट लेंगे हाथ से करने में। लेकिन अगर आप इसको करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल एंड एंटी लॉग टेबल, ये आप केवल मात्र 2 मिनट के अंदर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने यहां कैलकुलेशन कर रखी है, हमें शो कराने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें तो क्या बताना है, तो इसके बीच वैल्यू लगभग कांस्टेंट होती है, इसलिए आप इसको ऐसे ही करें। आप देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन आपका हो जाए। चलिए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में आप देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किसी वस्तु का विद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस कथन से क्या तात्पर्य है। आपने पढ़ा होगा क्वांटीकरण, आवेश और क्वांटीकरण। आवेश और क्वांटीकरण में क्या कहते हैं कि प्राप्त आवेश, जो भी आपका आवेश मिलता है नेचर से मिलता है, कैसे मिलता है कि प्राप्त आवेश मूल आवेश का, प्राप्त आवेश मूल आवेश जो आपको मिलेगा उसका n गुना होता है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है Q इज इक्वल टू NE। क्योंकि आवेश की नेचर केवल अकेली नहीं होती है, पॉजिटिव नहीं होती है, केवल नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, पूर्ण गुणज के रूप में मिलता है, यानी इंटीग्रल मल्टीपल। और इसके अंदर n की वैल्यू जो होती है वो 1 2 3 होती है, इसमें n की वैल्यू 0 नहीं होती, क्योंकि n जो है वो नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर का मतलब होता है स्टार्ट होना 1 से। तो इसका कथन क्या कहता है कि भाई जो आवेश हमको मिल रहा है वो सबसे छोटा जो आवेश है इलेक्ट्रॉन का आवेश, उसका पूर्ण गुणज होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो पहले कथन का तात्पर्य ये है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर। स्थूल का मतलब हो गया, देखिए 2 तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक। जो हमने बात करी है, जो हमने बात अभी हम कर रहे थे वो माइक्रोस्कोपिक की बात कर रहे थे। माइक्रो के अंदर बहुत छोटा होता है। अब हम मैक्रोस्कोपिक के जब हम बात करेंगे, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर विद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम विद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। देखिए जो प्राप्त आवेश होता है उसका मान मूल आवेश की तुलना में बहुत बड़ा होता है, या आप कह सकते हैं उसके अंदर बहुत सारे मूल आवेश होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, उस कंडीशन में बड़े पैमाने पर मेजर करते हुए हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कैसे? ऐसे कर सकते हैं कि मैं सपोज करो कि हमने 1 माइक्रोकूलम आवेश लिया। अब इसके अंदर कितने होंगे भाई, हमने कह दिया भाई Q बराबर होता है NE के बराबर होता है। Q की वैल्यू हो गई, इसको हम Q कह दिया हमने,
1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो गया। तो n की वैल्यू हो गई Q अपॉन E 1 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 1.6 10⁻⁻19। तो अब हमने क्या किया भाई, ऊपर लेके गए तो पावर हो गई प्लस की 13 हो गई 1 अपॉन 1.6, तो अप्रोक्स वैल्यू उसकी 0.9 के आसपास आएगी। तो लगभग हम क्या कह सकते हैं 0.6 के आसपास अप्रोक्स वैल्यू आएगी। तो 10⁻13 हो गई। अगर हम इसको मोर देन 5 है 0.6 जो है मतलब डेसिमल के बाद में, तो अप्रोक्सीमेटली इसको मन मान लेंगे। तो क्या कह सकते हैं भाई इसके अंदर जो वैल्यू है वो कितनी है भाई, मूल आवेश की जो 1 माइक्रोकूलम के अंदर वैल्यू है वो 10⁻13 है। ये कंटिन्यूअस तो है लेकिन नेग्लिजिबल है। तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, क्वांटीकरण को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा ये क्वेश्चन हुआ। तो ये आपको जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से आपको लिखना है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं और करिए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका थ्योरेटिकल है, आप लोगों को पढ़ा है। घर्षण वैद्युत की हमने बात करी है, जब हम दो डिफरेंट वस्तुओं को, जैसे हमने कांच को रेशम को रगड़ा और उसके ऊपर रगड़ने से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे। जिस बॉडी से जाएंगे उसके ऊपर पॉजिटिव आवेश आ जाता है और जिसके ऊपर जाएंगे उसके ऊपर नेगेटिव आवेश आ जाता है। कुल मिलाकर के आवेश की टोटल मात्रा की हम बात करते हैं तो आवेश की टोटल मात्रा 0 होती है। चाहे डिफरेंट टाइप की बॉडीज होनी चाहिए, सेम टाइप की बॉडी अगर हम बात करते हैं, कांच की बात करें, सपोज करो कि उस पर पॉजिटिव आवेश है, तो जब दोनों को पास लेकर के हम आएंगे तो क्या होगा, सेम काइंड के आवेश मींस आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेंगे। लेकिन जब हम दो बॉडीज को, डिफरेंट बॉडीज को रगड़ते हैं, कुछ इनकी सीरीज होती है, जैसे कांच की और रेशम की हमने बात करी है, फर की बात हम करते हैं, इस तरीके से हम बात कर रहे हैं। तो डिफरेंट बॉडीज को जब हम रगड़ते हैं, घर्षण करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, तो क्या आएगा, उसके ऊपर डिफरेंट काइंड के आवेश आ जाते हैं, लेकिन नेट आवेश शून्य ही बना रहता है। और जब नेट आवेश शून्य होगा तो ये हमारा किसकी बात हम कर रहे हैं, आवेश संरक्षण की हम बात कर रहे हैं। आवेश संरक्षण मींस कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना आवेश को नष्ट किया जा सकता है, बस आवेश एक बॉडी से दूसरी बॉडी में या एक स्थान से दूसरे स्थान में जा सकता है। तो हमें ये क्या कहलाएगा, आपका आवेश संरक्षण का नियम कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखना है इसमें। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी कहता है, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। मैंने अभी आपको कितना बताया, इस क्वेश्चन का आंसर जो मैंने आपको बताया 2, 4, 5 लाइन जो बताई है उसके अंदर इसका आंसर है। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तु के अनेक युग्मों में भी प्रेक्षण किया जाता है। तो स्पष्ट करते हैं, कीजिए कि प्रेक्षण आवेश संरक्षण के नियम का किस प्रकार सामंजस्य रखता है। मैंने आपको बताया कि जब दो डिफरेंट वस्तु को रगड़ेंगे तो एक वस्तु पर पॉजिटिव आवेश आ जाएगा, एक वस्तु पर नेगेटिव आवेश आ जाएगा, लेकिन नेट आवेश की वैल्यू हमारे 0 पर ही रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आवेश तो कुल मिलाकर के 0 हुआ, जितना गया उतना ही दूसरे के ऊपर आया, टोटल आवेश 0 हो गया। तो यही तो हमारा आवेश संरक्षण का नियम है। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से फॉलो करें, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का ही कर रहे हैं हम, 6 क्वेश्चन है। क्या कहता है कि 4 बिंदु आवेश QA, QB, QC एंड QD जिनकी वैल्यूज एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है, क्वेश्चन आप देखते रहिए साथ साथ में। QA पर है 2 माइक्रोकूलम, B पर है -5 माइक्रोकूलम, C पर है 2 माइक्रोकूलम और D पर है आपका अगेन -5 माइक्रोकूलम आवेश दे रखा है। जो रखा है वर्ग के प्रत्येक कॉर्नर पर रखा है, कितनी डिस्टेंस है, 10 सेंटीमीटर की है, और जहां इनके विकर्ण डायगोनल एक दूसरे को काटते हैं वो सेंटर पॉइंट हो गया, वहां पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है। तो ये पूछ रहा है कि भाई इसके ऊपर लगने वाला बल कितना होगा, यानी केंद्र पर रखे आवेश 1 माइक्रोकूलम पर लगने वाला बल कितना होगा।
पहली चीज आप देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके और इसकी हम बात करते हैं। डिस्टेंस तो आपको पता है कि हम पाइथागोरस के थ्रू निकाल सकते हैं। पाइथागोरस में क्या होता है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर किसका, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा। उससे हम ये निकाल सकते हैं, चाहे कोई सा भी कर्ण हो विकर्ण हो। तो यहां से देखिए, सबसे पहले ए पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, तो लगने वाला बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण का होगा। प्रतिकर्षण वाला बल होता है बाहर की तरफ जाने वाला। किधर की तरफ जाने वाला, जो भी फील करेगा, जो एक्सपीरियंस करेगा, और एक्सपीरियंस करने वाला है ऊपर रखा आवेश 1 माइक्रोकूलम। तो क्या करेंगे, इस तरफ हम लगाएंगे बल की दिशा को, हम क्या करेंगे, एफ ओ ए। ओ ए का मतलब है ओ पर ए की वजह से लगने वाला बल, बाहर की तरफ हो गया, प्रतिकर्षण हो गया। इसके बाद हम करते हैं, इस पर पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है, तो कैसा हो जाएगा आपका, आकर्षण का होगा। तो आकर्षण का बल, लगने वाला बल कैसा होगा भाई, आकर्षण का लगने वाला बल तो इस तरफ होगा, अंदर की तरफ होता है, दोनों सिस्टम के अंदर की तरफ होता है। तो क्या लिख दिया, एफ ओ बी, ओवर बी की वजह से। सी पर आते हैं, सी पे पॉजिटिव है, इस पर पॉजिटिव है, हम लिख सकते हैं एफ ओ सी। और इसी तरीके से हम यहां लिखेंगे आकर्षण के बल के लिए एफ ओ डी। देयरफॉर आपको पता है कि ए ओ बी ओ सी ओ एंड डी ओ सब इक्वल है। क्यू ए एंड क्यू सी 2 माइक्रोकूलम के हैं, लिख सकते हैं 2 गुणा 10 की घात माइनस के 6 कूलम। और क्यू बी एंड क्यू डी दिस इज -5 माइक्रोकूलम, तो -5 × 10⁻⁻6 कूलम। और ये बात ध्यान रखिए, जहां हम वेक्टर क्वांटिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं, वहां नेचर, आवेश की जो नेचर है वो केवल आकर्षण या प्रतिकर्षण को बताती है। फॉर्मूले के अंदर हमें उसे इंक्लूड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखिए, अब आपको ये पता है एफ, और आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा क्यू ओ 1 माइक्रोकूलम 1 × 10⁻⁻6 कूलम। अब आप देखिए कि एफ ओ ए मोड इक्वल हो गया एफ ओ सी के, दोनों इक्वल हो गए, लेकिन एफ ओ ए व एफ ओ सी विपरीत दिशा में है, अपोजिट में है। तो क्या करते हैं कि एफ डैश कितना आएगा, एफ डैश आएगा जब 2 वेक्टर्स अपोजिट में होते हैं तो उनको घटा करके वैल्यू निकाली जाती है। तो हम क्या कह सकते हैं, एफ ओ ए डिफरेंस एफ ओ सी दिस विल बी 0। डिफरेंस हमने इसलिए लिया है क्योंकि कोई कौन सा बड़ा है हमें क्या पता, लेकिन हमने यहाँ क्या रखा है, बराबर है, तो इसलिए भी हम कह सकते हैं कि भाई माइनस लगा दे या डिफरेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीके से देखिए, मोड ऑफ एफ ओ बी और मोड ऑफ एफ ओ डी ये भी इक्वल है। एफ ओ बी व एफ ओ डी विपरीत दिशा में है, ये भी अपोजिट में है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एफ डबल डैश की वैल्यू होगी एफ ओ बी डिफरेंस एफ ओ डी। वंस अगेन इसकी वैल्यू भी आप कह सकते हैं एफ डबल डैश की वैल्यू भी 0। तो ओ पर ए और सी के कारण लगने वाला बल भी 0 हो गया, ओ पर बी और डी के कारण लगने वाले बल 0 हो गया। अतः ओ पर नेट बल बराबर 0। जब कोई सा भी आवेश, कोई 2 पेयर आवेश बल नहीं लगा पा रहे, तो चारों आवेश मिलकर के उस पर भी लगने वाले बल को 0 कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा ये 6 क्वेश्चन हुआ। तो आज हम केवल इतने 6 क्वेश्चन को रखेंगे, बच्चों को प्रैक्टिस भी करनी है, बहुत अच्छी तरह उसको कॉन्सेप्ट को गेन भी करना है, ग्रैप्स भी करना है। तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, तो चिंता ना करें। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को मैं 100% आपको ऐसे कराऊंगा कि आपको लगेगा भाई एनसीईआरटी क्वेश्चन तो वाकई बहुत आसान है।
बस मेन चीज क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है, बस आपको मेहनत करनी है, जो मैं बता रहा हूं जस्ट उसको फॉलो करिए और कुछ नहीं करिए। बच्चों मैंने भी आपको वीडियो है मेरी, उसको देखें कितनी अच्छी लगी आपको, तो इसलिए आप उसे लाइक करें, और जब अच्छी लगे तो उसे शेयर भी करें, और जो चैनल मेरा है उसको सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और अब अच्छी तरह उसका बेनिफिट उठा पाए। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू, आगे मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।